अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो टॉपिक है जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं वो नाम है डिस्कवरिंग कंप्यूटर चैप्टर नंबर 11। और इसके अंदर जो है हमें जो चीज़ें पढ़नी है वो हैं क्या। तो सबसे पहले ये कि इसमें हमारे पास जो है 5 चीज़ें और जो स्टडी करनी है। पहला टॉपिक जो हमारे पास उसमें बताना है हमें उसमें आप बताएंगे डेटाबेस से रिलेटेड। डेटाबेस के अंदर क्या होती हैं, रिकॉर्ड्स क्या हैं, फाइल क्या है, रिकॉर्ड फील्ड्स क्या हैं और रिकॉर्ड क्या होते हैं और उसकी वैलिडेशन टेक्निक्स क्या हैं। वैलिडेशन टेक्निक जो है वो ये चेक कर रही होती है इनपुट के वक्त कि आपने अगर डेट के अंदर जो है कोई अगर नंबर लिख दिया है या अल्फ़ाबेट लिख दिया है आपके अंदर तो एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको। या डेट के अंदर जो है आपने मंथ जो है वो 12 मंथ्स होते हैं, आपने 14 मंथ लिख दिया तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये वैलिडेट करता है इस चीज़ को। या इनपुट मास्क आपने दिया हुआ है, आपने जो फॉर्मेट में दिया उस हिसाब से आपका लिखना ज़रूरी है। उसके बाद जो है जो सेकंड चीज़ है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम एंड डेटाबेस अप्रोच। तो इसके अंदर ये चीज़ है, इसके अंदर क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम एंड द डेटाबेस अप्रोच। किस तरह से प्रोसेस कर रहा है और डेटाबेस की अप्रोच है क्या, आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है क्या है। उसके बाद हमारे पास क्या है, यूज़ ऑफ वेब डेटाबेस, टाइप ऑफ डेटाबेसेस एंड बिग डेटा, ये आपके पास मौजूद है। तो इसके अंदर क्या है मौजूद, आपकी यूज़ ऑफ वेब डेटाबेस कौन सी इसको यूज़ कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ डेटाबेस कौन सी हैं, उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस है, RDBMS है, DBMS है और बिग डेटा है। अच्छा, बिग डेटा जो है आपके पास उसमें जो डेटा होता है वो काफ़ी डेटा तक का डेटा मौजूद होता है, लेकिन उसकी एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा मौजूद होता है इसमें। अच्छा, उसके बाद फोर्थ जो है हमारे पास उसको हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो डील करता है उसमें डेटा की सिक्योरिटी क्या, उसकी मेंटेनेंस क्या, उसकी बैकअप एंड रिकवरी, ये सब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक बंदा होता है, एक पर्सन होता है टेक्निकल जो इस तमाम चीज़ों को लेके चल रहा होता है। अच्छा, उसके बाद क्या है, सिस्टम डेवलपमेंट है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टॉपिक है, ये टॉपिक आपके आउटलाइन के अंदर नहीं है। अच्छा, हम डायरेक्ट स्विच कर रहे हैं इसमें। अच्छा, उसमें क्या है, सबसे पहली बात है कलेक्शन ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज इन अ मैनर दैट अलाउज एक्सेस टू रिट्रीवल एंड यूज ऑफ दैट डेटा। इसमें क्या है, डेटा के कुछ टाइप्स हैं हमारे पास, बाकी 5 टाइप्स हैं, टेक्स्ट, नंबर, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो। ये हमारे पास 5 टाइप्स हैं जिसको हम डेटा के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। और ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म, अगर इसको हम एक स्ट्रक्चर वे में ले आएँ, इसको मीनिंगफुल वे में ले आएँ, इट गिव अस कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, ये एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के अंदर क्या है कि आपका एक डेटाबेस डिज़ाइन की हुई है। डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर आप क्या करते हैं, इमेज लेते हैं स्टूडेंट का, और स्टूडेंट का इमेज जो है फॉर्म के अंदर आप लगा देते हैं और आप उससे जो है स्टूडेंट का कार्ड बना सकते हैं, उसको आप टीवी जनरेट कर सकते हैं, उसके आप जो है वो उसको आप जो है लेटर निकाल के दे सकते हैं, उसको आप जो है सारी इंफॉर्मेशन आप उसकी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें वन टाइम प्रोसेस है। वन टाइम प्रोसेस में फ़ायदा ये होता है कि स्टूडेंट तमाम की तमाम चीज़ें यूज़र को तमाम की तमाम चीज़ें वन विंडो ऑपरेशन के तहत मिल जाती हैं। अच्छा, उसमें डेटाबेस ओपन है कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS अलाउ यूज़र टू क्रिएट ए कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस। एरिया में फैसिलिटी क्या करता है, DBMS हमें क्या फैसिलिटेट करता है, सबसे पहले एक कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस बनाने का ऑप्शन देता है आपको। उस डेटाबेस को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, रिकॉर्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं, डेटाबेस को मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐड रिकॉर्ड कर सकते हैं, डिलीट रिकॉर्ड कर सकते हैं, तमाम फैसिलिटीज़ हैं। मगर बेस्ड ऑन द राइट्स के, अगर आपको राइट्स हैं तो अभी करेंगे, वरना आप नहीं कर सकते। उसको सॉर्ट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं डेटा को और उसको शो कर सकते हैं। शो करने के लिए डिफरेंट फॉर्म्स हैं हमारे पास, इस्तेमाल करते हैं। और ये तमाम चीज़ें जो है आपके पास डेटाबेस जो है के अंदर मौजूद नहीं होती, आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट अलग करनी पड़ती है। अच्छा, यहाँ पर है क्या, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्ट्रक्टर ID फील्ड। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से आपको यहाँ बताया हुआ है कि आपके पास अगर एक डेटाबेस है तो उसके अंदर सबसे पहली बात ये यहाँ आप देखिए कि फील्ड का साइज़ क्या है, फॉर्मेट क्या है, इनपुट मास्क क्या है, कैप्शन क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या है। इसके अंदर आप बता रहे होते हैं। ये है हमारे पास इंस्ट्रक्टर ID। इंस्ट्रक्टर ID में सारे के सारे नंबर आएंगे जो कि सेंट्रलाइज हुए हैं और उसके नंबर जो है हम शुरू होंगे 3 लाख से 5 लाख के दरमियान, बिलो 3 लाख नहीं होंगे, अबव 5 लाख नहीं होंगे। वाई, बिकॉज हमने इंस्ट्रक्टर ID बना दी। बिलो 3 लाख हो सकता है आपके पास स्टूडेंट्स हो और अबव 5 लाख हो सकता है स्टूडेंट्स मौजूद हो।
आपको ये बताया हुआ रेंज बताई हुई आपने, रिक्वायर्ड लाजमी है, उसको आप छोड़ नहीं सकते। यहाँ लिखा हुआ है देख लीजिए आप, इट्स ए मैंडेटरी। और अलाउ नो है, इंडेक्स किया हुआ है, हाँ आपके पास इंडेक्स करना ज़रूरी है, इससे सर्चिंग आपकी फास्ट हो जाती है। और लास्ट वन जो है हमारे पास इंडेक्स येस। इंडेक्स येस के माने जो है वो क्या है, आपके पास तमाम की तमाम चीज़ें इंडेक्स हैं, यानी कि एक ही नाम एक ही नंबर दो लोगों को असाइन नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब आप ये बता रहे हैं कि इस फील्ड इंस्ट्रक्टर आईडी जो है हमारे पास वो टेक्स्ट होगी, तो फर्स्ट नेम टेक्स्ट होगा, लास्ट नेम टेक्स्ट होगा, एक्सटेंशन नंबर होगी। तो ये इसका मतलब ये एक्सटेंशन के अंदर अगर मैं टेक्स्ट लिखना चाहूँ तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, या लास्ट नेम के अंदर मैं टेक्स्ट लिखना चाहूँ एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाइपरलिंक के माने ये होते हैं, ईमेल एड्रेस है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के माने उसमें नंबर भी आ रहा है, स्पेशल कैरेक्टर भी आ रहा है, अल्फ़ाबेट्स भी आ रहे हैं, सही है। और जैसे डेट लिखी हुई है यहाँ पे, तो डेट टाइप की जो है वो फील्ड अवेलेबल है हमारे पास, और हम उसको यूज़ कर देते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या है। अच्छा, ये क्या है, ये पूरा रिकॉर्ड है। 2295 मिल्टन ब्रीवर, 54 लकी कोड, चार्ल्सन इन 46176, ये डेट आ गई 6/10/2016 और ये तमाम जो है ये किसी रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट आईडी, ये कंप्लीट जो है ये फील्ड है, ये एट्रीब्यूट है। फर्स्ट नेम ये फील्ड है, एट्रीब्यूट है, लास्ट नेम फील्ड है या एट्रीब्यूट है, ये सारी फील्ड है, यहाँ लिखा हुआ भी इसके अंदर, सही। अच्छा, इसके अंदर क्या है आपके पास, ये 2295 इज एन एंटिटी, मिल्टन इज एन एंटिटी, ब्रीवर इज एन एंटिटी, सही। ये एंटिटी डेटा के तौर पे कहला रहा होता है। अच्छा, ये पूरे को हम टेबल कहते हैं, जो पूरा कंप्लीट जो है हम उसको टेबल कहते हैं, उसका दूसरा नाम जो होता है वो डेटा फाइल होता है। अच्छा, इसका फाइल मेंटेनेंस है, एडिंग रिकॉर्ड, मॉडिफाइंग रिकॉर्ड, डिलीटिंग रिकॉर्ड। फाइल मेंटेनेंस के माने ये होते हैं कि आपके पास 3 ऑपरेशन तो होंगे ही होंगे इसमें, ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे और मॉडिफाई करेंगे रिकॉर्ड। अच्छा, वैलिडेशन, अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिकेशन चेक, न्यूमेरिक चेक, रेंज चेक, कंसिस्टेंसी चेक, कंप्लीटनेस चेक, चेक डिजिट एंड अदर चेक। ये सारे चेक जो है वैलिडेशन चेक होते हैं, तकरीबन 6 चेक होते हैं और ये वेरीफाई करते हैं कि बंदा जो है ये सही डेटा इनपुट कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे आप कोई ईमेल एड्रेस लिखा हुआ, आप ईमेल एड्रेस के अंदर वैलिडेशन वो चेक करके देखता है कि अगर @ नहीं है तो कहते हैं ईमेल इज़ इनवैलिड, सही। तो आपको @ के साथ जब ईमेल देते हैं उसको तो वो वैलिड कर लेता है, मान लेता है उसको। अच्छा, उसके बाद क्या, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम डेटाबेस। Each development has its own set of files, redundant data, isolated data. Database approach, programs and users share data, reduce data redundancy, improve data integrity, share data, easier access, reduce development time. अच्छा, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर जो है वो क्या है, आपको डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है पूरा, उसमें डेटा बहुत रेप्लिकेट हुआ होता है और आइसोलेटेड डेटा आप एक अजीब, यानी कि आपको एक्सेस करने के लिए बड़ा मसला होता है। ये समझ लीजिए कि फाइल पेपर बेस्ड सिस्टम है, पेपर बेस्ड सिस्टम के अंदर फाइल बनाना, उसको मीटिंग करना, रन करना इज़ रियली डिफिकल्ट। और डेटाबेस अप्रोच के अंदर क्या है कि आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, इसके अंदर डेटा रिडंडेंसी होती नहीं है और एक ही डेटा जो है कई लोगों के लिए अवेलेबल होता है और टाइम आपको बचता है। अच्छा, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है क्या, डेटाबेस सिस्टम क्या, मैं आपको बता दिया है ऑलरेडी इसके अंदर। अच्छा, इसमें हम ये भी करते हैं कि हमारी कुछ रिलेशनशिप मौजूद होती है और वो रिलेशनशिप को हम चेक करते हैं। लेट्स से आपको मुझे देखना ये कि अगर आपके पास आपका नाम जो है मिसाल के तौर पर एक्स है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके वालिद साहब जो है तो क्या जॉब करते थे या उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो मैं एक्स के थ्रू जो है वाई, आप जो कोई वालिद साहब है उसको देख सकता हूँ, उनकी डेट ऑफ बर्थ देख सकता हूँ क्योंकि रिलेशनशिप के अंदर रहेगी। मगर हमें यही चीज़ अगर हम चेक करें कि अगर फाइल सिस्टम के अंदर हो तो फाइल सिस्टम के अंदर हमको फाइल का नंबर मिल जाएगा। वो फाइल दोबारा ढूंढें आप, मिले ना मिले, तो क्या एक फाइल के अंदर नंबर लिखा हुआ है कि नंबर के अंदर वो बैक जाके देखेंगे वो फाइल कहाँ पड़ी थी, उसके अंदर देखेंगे आपको डेटा मिलेगा। इज़ ए हेक्टिक प्रोसेस। तो इस तरह के प्रोसेस से बचने के लिए डेटाबेस सिस्टम बनाए गए। Disadvantages can databases can more complex than a file process system, require more memory processing power, data can be more vulnerable. Disadvantage क्या है कि आपके पास can be more complex than a file processing system. जाहिर सी बात है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। जब कॉम्प्लेक्स है तो आपके लिए आसान हो रही है, अगर कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तो आसान कैसे होगा। इसमें मेमोरी भी ज़्यादा चाहिए, प्रोसेसिंग भी ज़्यादा चाहिए, अच्छे कंप्यूटर्स चाहिए और डेटा कैन बी मोर वल्नरेबल, तो डेटा वल्नरेबल ज़्यादा होगा। अच्छा, डेटाबेस ऑफर इंफॉर्मेशन अबाउट, डेटाबेस हमें दे क्या रही होती है, जॉब्स की इंफॉर्मेशन दे रही होती है, ट्रैवलिंग की इंफॉर्मेशन दे रही होती है, डेस्टिनेशन, टेलीविजन प्रोग्राम, फोटोज, मूवीज़, वीडियोस, लोकल नेशनल वेदर्स, स्पोर्टिंग इवेंट्स और लेजिस्लेटिव इंफॉर्मेशन दे रही होती है। लेट्स से ट्रिवागो है, ट्रिवागो जो है वो आपके पास क्या कह रहा है, पूरी दुनिया की डेटाबेसेस जो ट्रैवल्स की
ट्रैवल एडवाइजरी है या फिर ट्रैवलिंग की इंफॉर्मेशन, होटल की इंफॉर्मेशन, फ्लाइट की इंफॉर्मेशन और पैसेंजर की इंफॉर्मेशन सारे वन प्लेटफॉर्म के अंदर मौजूद है। इसमें हो क्या रहा होता है कि आप ये चेक कर रहे होते कि आपके पास इस वक्त जो है किस टाइम पे जो है चीपेस्ट होटल अवेलेबल है और कौन सी चीपेस्ट फ्लाइट है, उसको अवेल कर सकते हैं। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन जो है आपको निकाल कर जो है आपको देता है और बता देता है कि किस जगह पे जो है कौन सी फ़्लाइट सबसे सस्ती है, और उसके बाद उस फ्लाइट के अंदर उसका टाइमिंग क्या है और होटल कौन सस्ता है। तो यूज़र के लिए काफ़ी आसानी हो जाती है, ट्रैवलर की काफ़ी आसानी हो जाती है अगर वो ट्रिवागो को यूज़ करता है तो। जैसे ये आपके फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, डेटाबेस सिस्टम के अंदर देखें चार्ट्स आ गए। चार्ट्स आपको क्या बता रहे हैं, यही बता रहे हैं मैंने आपको ट्रिवागो के एग्जाम्पल के थ्रू बताया मैंने अभी। अच्छा, उसके बाद क्या है, अच्छा मैं ट्रिवागो की वेबसाइट में दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आसानी आ जाए। वो नेट का मसला हुआ है। अच्छा, आपके पास अभी मेरे नेट का इशू आया है मेरे पास, तो मैं आपको वैसी क्लासेस दिखा दूँगा ये है क्या। अच्छा, उसके बाद क्या है, रिलेशन आपके पास डेटाबेस मॉडल डिफाइन हाउ यूजर व्यू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। रिलेशन डेटाबेस और ऑब्जर्वेबिलिटी डेटाबेस और मल्टी डायमेंशनल अदर डेटाबेस मौजूद है हमारे पास। रिलेशन डेटाबेस क्या है हमारे पास, उसके अंदर इट फॉलोज कॉर्ड रूल। कॉर्ड रूल जो है 0 से लेकर 11 तक टोटल 12 कॉर्ड रूल्स हैं, और उसको जो है जो फॉलो करता है 6 या 7 रूल भी फॉलो करता है, उसको हम रिलेशन डेटाबेस RDBMS कहते हैं। और RDBMS जो है आजकल जो मैक्सिमम फॉलो कर रहा है ऑरेकल फॉलो करता है, तो ये आपके पास SAP भी फॉलो करता है। उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट डेटाबेस, ऑब्जेक्ट के थ्रू आप जो है डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, सर्च करते हैं। जी, अब आपके पास तमाम चीज़ें बता दी हैं। देखें, अगर ये एक्सेस का इंटरफेस है, इसमें ये जो की बनी है तो प्राइमरी की, ये सारी की सारी फील्ड्स हैं, ये फील्ड का नाम है, ये इसके डेटा टाइप्स है, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू के माने ये हैं कि अगर आपके पास कोई चीज़ आपने नहीं दी है तो ये वो लिख के वहाँ पे आ रहा होगा। लेट से आपने ब्लैंक छोड़ दिया, मगर ये डेटाबेस अपनी तरफ से जो है जो वैल्यू जो है आपने लिखी हुई है वो वहाँ पे शो कर देगा। सही है, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू इस तरह से बताई जाएगी होती है। अच्छा, उसके बाद क्या, डेटाबेस प्रोवाइड सेवरल टूल दैट अलाउ यूजर एंड प्रोग्राम्स टू रिट्रीव एंड मेंटेन डेटा इन द डेटाबेस। क्यूरी लैंग्वेज है, क्यूरी बाय एग्जाम्पल, बाय फॉर्म है, रिपोर्ट राइटर है। तमाम के पास 4 चीज़ें मौजूद हैं कि आप डेटा को कैसे रिट्रीव कर सकते हैं, कैसे आप सॉर्ट कर सकते हैं, कैसे फॉर्म बना सकते हैं। तो तकरीबन 4 चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे। क्यूरी लैंग्वेज SQL है हमारे पास। क्यूरी बाय एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं सेलेक्ट स्टैक फ्रॉम EMP। अगर EMP एक टेबल का नाम है तो स्टैक के माने ऑल, तो जितना भी इसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है वो सब के सब दिखा दें आप, तो उसको हम कह रहे होते हैं क्यूरी बाय एग्जाम्पल। इसके बाद फॉर्म क्या होता है, डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि वो जो रिकॉर्ड है वो डिस्प्ले कहाँ होगा कंप्यूटर की स्क्रीन पर, तो वो फॉर्म्स बनाते हैं। उसके लिए रिपोर्ट राइटर क्या करता है, उसकी एक अच्छी सी रिपोर्ट बना के दे देता है। अच्छा, ये क्वेरी लैंग्वेज आ गई। देखिए आपके पास इसमें क्या है, सिलेक्ट एक रिजर्व वर्ड है, क्लास टाइटल क्या है, ये फील्ड है, ये दूसरी फील्ड है, ये तीसरी फील्ड है। अच्छा, उसमें कॉमा मैक्सिमम एनरोलमेंट माइनस करंट एनरोलमेंट एज सीट रिमेनिंग फ्रॉम। अच्छा, अब इन्होंने एक मुश्किल सी क्वेरी लिख दी है इसके अंदर। इसका मतलब ये है कि आप 2 फील्ड में से को माइनस करने के बाद आप ये बता रहे हैं कितने यूजर्स बचे आपके पास। फ्रॉम स्केड्यूल ऑफ क्लासेस एंड क्लास कैटलॉग वेयर स्केड्यूल ऑफ क्लास डॉट क्लास कोड। इसमें एलियाटिक नेम भी इन्होंने बता दी है हमारे पास डॉट लगाने के बाद। इसका मतलब ये कि 2 टेबल इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें और इस्तेमाल करने का ऑर्डर बाय क्लास टाइम। तो इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स क्वेरी यहाँ पे लिख दी है। इसका मतलब ये है कि आपके पास 2 टेबल्स यूज़ हो रहे हैं और डॉट के माने ये है कि एक फील्ड जो है एक टेबल की, दूसरी फील्ड दूसरी टेबल के इस्तेमाल यूज़ करने के बाद डेटा आपको शो किया जा रहा है। तो ये SQL के थ्रू पॉसिबल, बड़े आराम से पॉसिबल है। और SQL के माने होते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, आप देख सकते हैं यहाँ लिखी हुई है यहाँ पर।
और क्यूरी क्या है, रिक्वेस्ट फॉर स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। डेटाबेस से जो रिक्वेस्ट की जाती है, हमें जो डेटा प्रोवाइड करो यूजिंग सेलेक्ट, वो हमारे पास क्यूरी कहलाती है। अच्छा, क्यूरी बाय एग्जाम्पल, क्यूरी बाय एग्जाम्पल भी आपके पास हो सकती है इसके अंदर। दैट हैज़ अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टू असिस्ट यूजर विद रिट्रीव डेटा। तो आपके पास हम क्यूरी बाय एग्जाम्पल के थ्रू भी काम कर सकते हैं। आप उन्होंने ऑलरेडी एक्सेस के अंदर काम किया होगा, आपको लैब के अंदर करवा दिया होगा उसका काम। अच्छा, फॉर्म्स जो है वो डिस्प्ले के लिए इस्तेमाल होता है। सिर्फ खूबसूरती पर्पज़ है इसका, पीछे जो डेटा होता है वो डेटाबेस के थ्रू ही आ रहा होता है, और रिपोर्ट राइटर क्या कर रही होती है, उसी फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल देती है इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट। The DBMS provide mean to ensure that only authorized user access data. DBMS से माने ये कि सिर्फ आपके पास और legitimate data, legitimate user या authorized data ही उसको यूज़ कर सके। Access privileges है, principle of least privilege policies है। अच्छा, और DBMS provide a variety of technique to restore database to a usable form in case it is damaged और destroyed। देखिए database के अंदर कोई मसला हो गया, कोई एरर आ गया, कोई चीज़ हो गई, तो वो क्या करेगा कि उसको बैकअप निकालेगा। उसका क्या करेगा, उसको बैकअप से रीस्टोर कर देगा। यानी कि जो चीज़ उसके लास्ट तक जहाँ तक सेव हुआ है वो वहाँ उसको रीस्टोर कर देगा, और डेटाबेस जो है ओपन हो जाएगी, रीस्टोर हो जाएगी। नंबर 2, लॉग फाइल्स होती हैं। लॉग फाइल के मतलब ये, लॉग फाइल के माने किस टाइम के अंदर किस वक्त किस बंदे ने क्या, आप मिसाल के तौर पे आप ATM जाते हैं, ATM पे जाने के बाद आप जो कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, उस ट्रांजेक्शन का टाइम, वेट एंड टाइम वगैरह सब लिखा हुआ आता है। टाइम स्टैम्पिंग होती है कि इस टाइम से लेकर आपने इस टाइम तक जो है वो यूज़ किया और ये अपने इतने पैसे करवाए, उसको हम लॉग कह रहे होते हैं। रिकवरी यूटिलिटी जो है आपके पास ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर डिफाइन हुई होती है, आप तो यूज चला सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। और कंटिन्यूस बैकअप ज़रूरी होता है, यानी कि हर मिनट का, हर सेकंड का कंटिन्यूस बैकअप ज़रूरी होता है। उसके लिए डेटाबेस के स्पेस होना ज़रूरी होती है। सिस्टम डेवलपमेंट इज सेट ऑफ एक्टिविटीज यूज्ड टू बिल्ड एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा, सिस्टम डेवलपमेंट आपके पास ये नेक्स्ट टॉपिक है। ये शुरू हो गया, 5 चीज़ें होती हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, डेटा एंड नेटवर्क। 5 चीज़ें होती हैं, मगर ये आपका क्योंकि टॉपिक है नहीं, आपके पास इसमें कुछ समझ लीजिए आपके आउटलाइन के अंदर नहीं है, तो उसको भी स्टडी नहीं करेंगे। अच्छा, ये एक लेक्चर है और मैं प्ले करता हूँ। Going to file claims with their insurance companies for data loss, whether that be a hacking, whether that be they lose a server, etc. Those data losses are going to impact the company more than fire, theft, damage, all of those things combined. So, amazing stuff. We've got to keep the data safe. We've got to keep it out of hands of hackers. And like I've mentioned previously, there are also state and federal regulations that say if we lose our data, we have to notify our customers. And maybe you have been one of those people that's been notified by a recent health company saying, look, our data was hacked, your personal records were included, and we're going to give you a year or 2 years worth of credit protection monitoring. They don't give you anything but monitoring to go ahead and secure your safety. Anyway, if you have more questions, let me know. And definitely, when we talk about data mining, are they doing the same amount of work in this example of things like that data, or combine it with the data from our production database to give us better results, better information, more long-term information in which to run our business. So again, we can do this based on a lot of different rules. It can be things like a time period, so if the data is over a year old, if a customer hasn't placed an order in a year or 6 months, at the point a salesperson, in this example, a salesperson may leave, we want to look at sales for the last month. Now somebody says, how has this person done over the last 5 years? Are they doing the same amount of work today as they did 4 years ago, for example? So we might go back and mine that data. Definitely when we talk about data mining, we're looking for meaningful patterns and relationships, large amounts of data. So as we build better, more efficient databases, we start getting information
much faster, much more clear. There's databases now, national crime databases that are, looking to see, are there patterns in crime? Are there patterns in growth of crime in areas? And then looking at what kind of things have been done in those areas that might have limited or reduced crime, and what worked, what didn't. And without this data that we're storing in databases, we really don't have any real hard data to make decisions on, and in this case we do. So, logical versus physical storage. So logical storage refers to data that a user can view, understand, access. Physical storage is where we're storing it. And still today, even with solid state technology, we may build a production database on solid state so that it runs quickly, so that it's fast, so that we're storing information or able to retrieve information quickly. But in data warehouses, we're most likely going back to physical hard drives that are inexpensive, that we can buy, a terabyte for $49, and have, hundreds of terabytes, if not petabytes, of storage in which to store the information that we don't necessarily need to access as efficiently. So, a little bit more, nothing you need to know really here. Some of this stuff is 120 stuff. You should remember what ASCII is, so coding method used in most personal computers, why it's used. It's highly efficient. Everything is coded into binary, so certain binary numbers have certain values depending on what we're doing with the computer. So everything is stored. अच्छा भाई, उसके बाद जो है ये आपके पास जो है ये बुक है, बुक ओपन की हुई मैंने, और इस बुक के अंदर अभी देख सकते हैं कि हाउ सिक्योर एंड मेंटेन अ डेटाबेस, किस तरह से डेटाबेस को आप सिक्योर कर सकते हैं। और किस तरह से, देखिए, सिक्योर करने के लिए सबसे पहली बात ये है कि जो उसका क्रिएटर होता है वो उसका ऑनर होता है, और उसका यूज़र नेम पासवर्ड उसके पास मौजूद होता है जो उसको कर रहा होता है, और जो उसको रन करता है, और कि कुछ यूज़र्स को बनाता है, जिसमें डेवलपर का यूज़र अलग होता है, DBA तो खुद होता ही है, इस तरह से मैनेजर्स अलग होते हैं, इसमें एंड यूज़र्स अलग होते हैं, उनकी डेटा अलग होता है। तो ये तमाम चीज़ें अलग अलग बता दी जाती हैं, इसको डिफ़ाइन कर दी जाती हैं। उसका इंक्रिप्शन का स्टैंडर्ड वो अलग डिफ़ाइन हुआ होता है। उसकी मेंटेनेंस के अंदर एवरी डे जो है उसका बैकअप जो है मिररिंग की जाती है, बैकअप रखा जाता है ताकि वो डेटा जो है कहीं लॉस ना हो जाए, और डेटा जो है प्रॉम्प्टली जो है उसकी लोकेशन पे सेव हो। सही। अब यहाँ पे सवाल है, ये आपके पास है कि एक्चुअल में केस स्टडी है। इस केस स्टडी के अंदर क्या है कि व्हाट प्रॉब्लम में अराइज फ्रॉम इंडिविजुअल और कंपनीज फेलिंग टू प्रॉपर्ली सिक्योर एंड मेंटेन देयर डेटाबेसेस। सही है। तो उसमें सबसे पहली बड़ी बात गलती कर क्या रही कंपनी डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए, तो डेफिनेटली वो रेगुलर बैकअप्स लें, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से इंस्टॉल करें, और लिमिटेड यूज़र्स को रखें इसके अंदर, ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स को रखें ताकि इसमें से कोई लॉस ना हो। सही है। अच्छा, उसके बाद शुड यूज डेटाबेस टू ट्रैक एंड आइडेंटिफाई सिटीजन। यस, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। आप राइट नाउ के हुकूमत के पास सब डेटा मौजूद होता है, तो कौन कहाँ जा रहा है, क्या कुछ कर रहा है, जैसे आप उबर के अंदर होता है या ग्रीन के अंदर होता है, आपकी गाड़ी कहाँ जा रही है, सारी चीज़ें ट्रैक हो रही होती हैं और आराम से आइडेंटिफाई हो जाते हैं। अच्छा, ये सारी की सारी केस स्टडीज़ हैं इसके अंदर, बुक अगर मौजूद है, और मैंने आपको दी चीज़ें दी है। बैकअप और कॉपी एक ही लफ्ज़ है, इसमें दो चीज़ें नहीं हैं। कंटिन्यूस बैकअप ज़रूरी है। फॉरेंसिक डेटाबेसेस, फॉरेंसिक डेटाबेस के माने ये द कलेक्शन ऑफ एनालिसिस एंड बायोमेट्रिक्स अदर डेटा, द कलेक्शन एनालिसिस ऑफ बायोमेट्रिक अदर डेटा यूज्ड इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड डिजिटल फॉरेंसिक्स। इसको हम डिजिटल फॉरेंसिक्स कहते हैं, जैसे फिंगरप्रिंट, फेशियल रिकग्निशन, वॉइस रिकग्निशन, हैंड रिकग्निशन एनालिसिस। जिसकी सिंपल से एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आपके पास कोई बंदा जो है वो क्या कह रहे हैं, आपके पास पाकिस्तान के अंदर है, और पाकिस्तान के अंदर रहने के बाद वो कोई ऐसी लैंग्वेज बोलता है, कोई बर्मीज़ बोलता है, बंगाली बोलता है, हिंदी बोलता है, तमिल बोलता है, तो आपके पास जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वही देखती हैं कि बात कौन कर रहा है और उसकी लोकेशन क्या है, और वो जो सेल नंबर है वो कौन सा सेल नंबर है जिसके थ्रू वो बात कर रहा है। तो डेफिनेटली वो उनको ट्रैक करेंगे उसको, और फॉरेंसिक डेटाबेसेस के अंदर चीज़ें आ रही होती हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डेटाबेस का सेक्शन जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। सिस्टम डेवलपमेंट आपकी आउटलाइन के अंदर मौजूद नहीं है, आउटलाइन में ओपन कर लेता हूँ।
चलिए आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आपके पास वीक नंबर 13 का डेटाबेस सिस्टम मैनेजमेंट ये पूरा कंप्लीट करवा दिया। डेटा डिक्शनरी क्या, डेटा इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी क्या है आपके पास, इसकी प्राइवेसी क्या है, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं इसके अंदर। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी मैंने आपको चीज़ें काफ़ी सारी बताई हैं इसके अंदर। अब आपके पास एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स, सही है, तो हम इसको नेक्स्ट के अंदर रखेंगे और इसमें हम करवा देंगे इसको कि कैसे हाउ इट वर्क्स, किस तरह से होता है। और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, यस, ये टॉपिक जो है मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है। Students, this is Eric Magidson, and this is Chapter 5. Now, to me, this is a hugely important chapter to understand when we talk about being digitally literate. We'll cover this material in... वैसे ये जो टॉपिक है इसके अंदर आपके पास 5 चीज़ें हैं। नंबर 1 ये कि डिफाइन टर्म डिजिटल सिक्योरिटी है क्या, इसका रिस्क, लिमिटेड रिस्क का टाइप ऑफ क्रिमिनल, साइबर क्रिमिनल्स कौन से होते हैं, इंटरनेट नेटवर्क अटैक्स कौन से होते हैं, एक्सप्लेन वे टू सेफगार्ड अगेंस्ट दीस अटैक्स कौन से हैं, डिस्कस टेक्निक टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड कंप्यूटर एक्सेस एंड यूज़, एक्सप्लेन वे द सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर प्रोटेक्ट अगेंस्ट द सॉफ्टवेयर प्राइवेसी, डिस्कस हाउ इंक्रिप्शन, डिजिटल सिग्नेचर एंड डिजिटल सर्टिफिकेट वर्क्स, किस तरह से ये काम कर रहे होते हैं, ये सब चीज़ें in details to the rest of the... Somebody hacking in and getting information to somebody hacking in and changing code so that it destroys machines. So, for example, if you're not familiar with it, check it out. Look up Stuxnet. This was an idea where a virus was injected into a computer system that ran centrifuges that made nuclear material. So the hackers' government, frankly our government, from what I understand, hacked in, changed the software, thus was able to break the centrifuges. We're talking about multi-million-dollar centrifuges just by changing some code. So that's a security risk as well. Any illegal act involving the use of computer-related devices generally is referred to as a computer crime. A cybercrime is an online or internet-based illegal act. So you've probably heard about ransomware. Most recently, this might be dated actually by the time you listen to this presentation, but just earlier by Microsoft. 20,000. Think of that as someone hacking into a system or hacking into some software. A virus attack. The ransomware is basically a virus that encrypts your computer. Hardware theft. Well, that too is a security risk. As we get all these mobile computers in your mobile phone, how easy would it be for somebody to steal your phone? And if you don't have a password on it, or you're not using fingerprint readers, what kind of data do you store on there? Do you save your username and password for your bank account? At 5 minutes on your phone, I could clean out your bank account. By the way, this stuff is not really meant to scare you, but I'm hoping it educates you to think about maybe how lax you are with computers and how easy it might be to get data. Information theft is something we commonly hear about. I'm going to share some of those with you. You know, credit card number theft, for example, ID fraud, you know, where people get enough information to take out a credit card in your name and you're not monitoring your credit. You don't know about it. They use the credit card. You have great credit. They get a $10,000 limit. They rack it up. And now the credit card company's calling you saying, when are you going to make a payment? So even down to illegal copying. So folks, you'll hear about me talking about this. You're downloading music from the web that you're not paying for, or you don't have a service, a script kiddie, that tends to be someone who doesn't have a web, but who knows, one of these days. So, security risk, hacker or a cracker, somebody cracking software. A script kiddie, that tends to be someone who doesn't have a lot of experience. Script kiddies will tend to utilize other hackers' hacking abilities, other hackers' codes, other hackers' viruses, or spear phishing attacks to get into computers. So they didn't necessarily write the code. Today, by the way, on the dark web, folks, you can go out and download viruses
take down networks that you have access to using someone else's software. So corporate spies, unethical employees, cyber extortionists, that's kind of what the ransomware folks are, or cyber terrorists. And yes, the most current ransomware, sorry I don't remember the name, actually doesn't want you to pay the ransom. It's just literally meant to destroy data, to be this thing that you download, it destroys all your data. Hey, tough luck, you're out of luck, unless there's a pathway for someone to get in. So whereas before, say, let's go back to our example of stealing music. A lot of people who will right-click and download an MP3 from the web, via a pirate site, for example, wouldn't have the gall to walk into a local store, take a CD off the shelf, and stick it in their pocket and walk out. But essentially, they're doing the exact same thing. So, back, malware. Short, malicious software consists of programs that act without a user's knowledge. So, spyware is a great example where you download, say, a free software on the web, something you think is cool, or on your phone, and with it comes some spyware. Information is sent back to servers on what you're surfing on the web, where you go, what URL bank you use, for example. And from that, I can then do additional attacks to act as if you're US Bank. Oh, hey, Eric, we know you bank with US Bank, and we are US Bank, and we think you've been hacked, and if you just give us your username and password right here in this site that looks like US Bank's site but isn't, we suddenly have your username and password, and we'll gladly log into your account and take your money. Yes, folks, it works that easily. If you can log in with your username and password, so can someone else. So, how can a virus spread? Well, अच्छा भाई, इसमें जो है ये बताया गया है कि आप क्या करते हैं, किसी का यूज़र नेम पासवर्ड आप देख लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप जो काम कर रहे होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, शोल्डर सर्फिंग करते हैं। शोल्डर सर्फिंग के माने ये कि आप किसी का कोई बंदा पासवर्ड टाइप कर रहा होता है तो आप पीछे से जाके उसको देख लेते हैं कि आपका क्या पासवर्ड टाइप किया है, और वो डेफिनेटली जो है उसके बाद यूज़र नेम आपको जो है ईमेल के थ्रू पता होता है, उसमें ये आप देख चुके होते हैं। वही पासवर्ड लेके आप उसको हैक कर लेते हैं, और ये आपके पास इज़ ए क्राइम। और डेफिनेटली अपना वायरस भी भेजते हैं। वायरस के अंदर होता है कि एक एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कोड होता है जो किसी पिक्चर के थ्रू, किसी इमेज के थ्रू, इवन व्हाट्सएप के थ्रू। तो व्हाट्सएप के अंदर क्या होता है, कोई लिंक आप दे देते हैं, वो लिंक बड़ा खूबसूरत सा लिंक होता है, और उसके पीछे जो कोड कोई और लिखा हुआ होता है। जैसे ही आप उसको रन करते हैं तो आपका सिस्टम जो है वो अवेलेबल हो जाता है किसी और के लिए। ठीक है, तो ये आपके वायरस के थ्रू अभी काम करवा देते हैं ना से। Programmers create a putting up with, so virus folks, if they get compromised computers or mobile devices connected to a network. A compromised computer is also known as a zombie, so using public terms we're used to. So the idea behind a botnet is many computers will act as one computer or as many computers to do like what is next, a denial of service attack. So I take all those computers in my botnet, all the zombies, millions of computers around the world, and I tell them to attack Amazon at 9 a.m. tomorrow morning. All those computers attack. And what they do is they say, Amazon, can you hear me? Amazon, can you fill my order? Amazon, I'm trying to get to you. So many computers hit the website at one point that legitimate traffic, legitimate shoppers cannot get to the website. So that's a denial of service attack. And of course, the smaller the company, and the smaller the footprint, the fewer servers they have to respond. Because if they only get, say, 100 customers an hour, they might only need one server. It's going to be easier to attack them with. अच्छा, इसमें क्या होता है, आपके पास आपके क्या कहते हैं, डिनायल सर्विसेज होती है। डिनायल सर्विसेज के अंदर ट्रैफिक फ्लडिंग होती है। ट्रैफिक फ्लडिंग के माने ये कि एक साथ अगर एक सर्वर है, उस सर्वर के अंदर आप पूरे व्हाट्सएप पे मैसेज फैला देते हैं ग्रुप्स के अंदर कि आप जो है इस टाइम से इस टाइम के अंदर एक साथ जो है वो सिस्टम को जो है एक्सेस करेंगे। सही है, तो अगर लेट से आपने एक 3 बजे का टाइम रखा है, 3 बजे के अंदर पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबली 3 बजे का टाइम है, उनके लोकल वर्ल्ड के टाइम के हिसाब से भी आप उसको सेट करके बता रहे हैं। 3 बजे जो है लेट से 5000 लोग जो हैं, 10,000 लोग जो हैं वो एक साथ जो है वो एंटर करते हैं, एक साथ जो है आपके पास फॉर्म फिल करने के बाद एंटर कर देते हैं। तो होता क्या है कि एकदम ट्रैफिक जनरेट होती है, और ट्रैफिक जो है वो सर्वर के लिए हैंडल करना मुसीबत हो जाती है। और वो उसकी वजह से क्या होता है कि वो सर्वर जो है वो लेजिटिमेट यूज़र्स को, जब वो यूज़र्स जो कि चीज़ें खरीदना चाह रहे होते हैं,
जब कस्टमर्स होते हैं, जो कस्टमर बनना चाह रहे होते हैं, उनको कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो सर्वर वापस रिप्लाई नहीं कर पा रहा होता और उसी इन्फॉर्मेशन में लग जाता है जो उन्होंने हैकर्स ने ये जो ट्रैफिक जनरेट करवाते हैं उन्होंने ये की है। उसकी वजह से सर्वर की सर्विसेज जो है काफ़ी डाउन हो जाती हैं और उसको कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। सही है। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल आप ऐसे ले लीजिए कि आपके पास आप अपनी वालदा के साथ किसी उसमें जा रहे हैं, क्या कहते हैं, किसी शादी वगैरह में, किसी इवेंट वगैरह में आप जा रहे हैं और सब जो बच्चे जो हैं वो आपकी वालदा के पास आके अम्मी अम्मी के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। तो होता क्या है कि अम्मी आपको क्योंकि आप उनकी अदर औलाद हैं, वो आप उनको नहीं देख पा रही होती, वो आपको और हर बच्चे को देखने लगती है कि मेरे बेटे की आवाज़ कहाँ से आ गई, मगर वो आपकी आवाज़ पहचान नहीं पा रही होती है। तो कहते हैं डिनायल सर्विस अटैक। अच्छा, इसमें क्या है, नंबर 2 है बैकडोर इज अ प्रोग्राम और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन प्रोग्राम दैट अलाउज यूजर टू बाईपास सिक्योरिटी कंट्रोल्स। सिक्योरिटी कंट्रोल से बच के निकल जाना जो है बैकडोर अटैक्स कहलाता है। और बैकडोर अटैक्स के माने जो है वो ऐसे ही जैसे कि स्नोडेन ने जो है वो डेटा निकाला था अमेरिकन सीआईए सेंटर से। स्पूफिंग क्या है, टेक्निक इंट्रूडर इज टू मेक द नेटवर्क और इंटरनेट ट्रांसमिशन अपीयर लेजिटिमेट। स्पूफिंग के अंदर ये होता है कि वो कहता है कि मैं एक लेजिटिमेट यूज़र हूँ और मुझ में तो कोई ऐसा मसला है ही नहीं, मुझे अलाउ किया जाए, मैं सिस्टम को एंटर होना चाहता हूँ, तो वो स्पूफिंग कहलाती टेक्निक। यानी कि आप असल में हैकर हैं, आप जो है डेटा को मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, मगर आप बेसिकली प्रिटेंड टू बी अ गुड यूज़र और प्रिटेंड टू बी अ लेजिटिमेट यूज़र, जो कि एक्चुअली आप नहीं है। Fewer computers take down the ability for their legitimate customers to reach their site to your computer. $1 million, and please send it to the account investigating, but getting that money back, that's going to be tough. अच्छा, फायरवॉल क्या होती है? फायरवॉल जो है जितनी भी आपके पास सिस्टम में सॉफ्टवेयर्स मौजूद होती हैं और उसका वो सॉफ्टवेयर जो है एक्सेस करना चाहती है इंटरनेट को, तो उसको ब्लॉक करती है। और अगर आपने उनको अलाउ कर दिया तो वो अलाउ करके आपने पास सेव कर लेती है कि आपने इस सॉफ्टवेयर को जो इंटरनेट का अलाउ किया हुआ है। और इट्स अ वेरी गुड थिंग। सॉफ्टवेयर जो है कि मोबाइल के अंदर भी लग जाए फायरवॉल, तो मोबाइल के अंदर बहुत सारे मसले जो सॉल्व हो जाएंगे आपके। So a firewall is hardware and or software that protects network resources from intrusion. So think about it like the firewall in that port open, then any hacker could come in through port 80 and affect my network, get on devices here. So what a firewall does is basically allows me to do outbound traffic without accepting inbound traffic. And what it does is it'll say, hey, I'm going to open up this port and I see you're going to go to Amazon, go out to Amazon. Now Amazon better respond within 20 milliseconds, because if not, I'm going to close this port so that it can't get back in. So trying to keep it basic here for y'all. Hoping this makes sense. Now, unauthorized access and use. So access to a computer to use without permission, that's unauthorized. So literally, folks, this might be an employee. Who shares their username and password because somebody just needs something really quick, except they have higher credentials than the employee asking for the information. They share it. They use that to go places and see data, see files, see folders, see things on the local network that they would not be able to see with their username and password. That's unauthorized access.
And by the way, folks, most of you today are signing an end-user license agreement with companies on how you can use those resources. Okay? So use of a computer or its data for unapproved or possible illegal activities. So again, I get your credit card number and I use it. That's illegal. Unauthorized access and use, a little bit more. So organizations take several measures to help prevent. Acceptable use policy, making sure you're not surfing the web, you're not going places you shouldn't. I'm not a disable file and print sharing, so you're not going to be able to share files from your computer, for example, not shared videos, pictures, etc. I'm basically locking it down for the function that it's intended to do a job. Okay? So what's really a very unsecure computer? That's the one you use at home to surf the web, to get your Netflix, to get on Facebook, etc. Lots of ways for people to, and then you find this really cool program and you download it. Suddenly you've got malware on your computer. So folks, make sure you're downloading software from reputable companies. And if you have a question, go out and Google search the software. See if other people maybe have, posted, hey, don't download this free watch the kitty mess up the toilet paper roll video because it's got some nasty software in with it. Access controls define who can access a computer, the device, or the network. We all see these. We want to look for the HTTPS. Make sure it's present before we put in our username and password so that we know our username and password is being sent over that big eye internet, over the web, in encrypted information. Folks, passwords. Let me just quickly pause here. I'm going to bring up a website with the top 25 passwords that are still being used today. Hold on. Alright, so all I did was Google search most common passwords of 2017. I happen to like this one the best, the one at the top. That's why it's at the top. It's the most popular. The world's most common passwords revealed. Are you using them? Well, let's go take a look at the list. Hopefully this doesn't shock you, but here's the passwords. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ooh, this person got unique with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. There's QWERTY. QWERTY keyboard, QWERTY. Notice number 8 is even password. Folks, I'm serious. These are passwords that people use. These are the most common passwords of 2017. You can go out and find other webs. What does this mean? Well, if I'm a hacker and I have your email and I want to see if I can hack into your email, I'm going to see if maybe you've used one of these top 25 passwords. Because maybe you have. Now let me give you some impacts of some most recent hacks. I want to give credit where credit is due. This is a lecture that got posted out on YouTube, so it's public. I actually participated in the live version of this. It was an hour long, talking about major security data breaches. Some of you might remember Yahoo in 2016. Over 1 billion user records, usernames, passwords, emails were stolen. What was the impact financially? Well, it was the largest breach in the history of the internet, supposedly. And what it impacted was Verizon was looking to buy Yahoo at the time. They reduced their offering price $350 million. By the way, I happened to do a little research. That's about 7% decrease in the asking price for the sale because they got hacked. Okay, here's a little bit more. I just saved these, paused these. So Office of Personal Management, OPM, by the way, this is a government agency. What got stolen? 21.5 million background checks, including SF-86 forms, and 5.6 million fingerprint records. What could we do with fingerprints? This is probably one of those, hey, let's see if we can hack in. Look how easy that was. The Anthem breach, if you're not familiar with the company Anthem, look them up. What got stolen? 80 million customer records. What was the impact? Well, at that time, more than 100 lawsuits. And if you know anything about lawsuits today, they tend to start out with $1 million and $2 million and $5 million. So you can see that even a small company who loses, say, 200 personal records of customers could be looking at millions of dollars in lawsuits. Here you are, and gave it to them. In breach costs, which means paying companies who had to reissue credit cards, who had to cancel credit cards. The reputation was astonishing.
How did it happen? The root cause? It was phishing and malware. So third-party vetting and integration. What that means, feeding, like I said, in 40 mixed capitalization, punctuation associated with the username that allows access to a certain computer resource. So folks, instead of me using eric.magidson@gmail as my username, I might come up with something, I don't know, I can actually change my username. Even though that's my name, you can change your username. How about using Rumpelstiltskin, for example? Okay, now don't use that, okay, because I put that in a video on YouTube. But then for a passphrase, instead of using password or using capital P at $W0RD, like I wouldn't try that to see if you were intelligent enough to use special characters in uppercase, I'm going to use a passphrase. First of all, it's longer. It's easier for me to remember, okay? So something like farms for farmers, or, you know, farmy farmer fank, something like that. And then I might change the F to a PH. It's something easily remembered. Somebody's just not going to guess that. I'm not going to find that in a dictionary, for example. Or I can put a couple words together, you know, thermonuclear global warming, and then use that as my password. Another way, folks, is password safes. I'll be talking about these in class. That's where you don't even need to know what the password is. You have a master password into the vault. You can attach this to your browser, to your phone, and the phone will use the password as soon as you, go down to the next thing, authenticate with your biometric fingerprint or your biometric retinal scanner, for example. So, unauthorized use, you know, fingerprint reader, facial recognition system, hand geometry system, voice verification system, you know, signature verification. Some of these are pretty common today. We find fingerprints on your smartphone, for example. We find facial recognition on smartphones and on laptops and computers built into operating systems. When we get into things like retinal, you know, deep eye retinal scanners, they tend to be cost prohibitive right now for everybody to initiate, but, you know, frankly, I'll put one in if I'm, you know, behind that door is $6.7 billion worth of server equipment. I want to know who's getting in. One of the best ways you all can protect yourself is with two-step verification. So what this does is it uses separate methods, one after the next, to verify the identity of a user. So here's a great example of this, folks. What I can do with Google, and I have two-step verification turned on, is when I log into a computer with my email and my password on a new computer that it doesn't recognize, that I haven't saved in my account, to tell Google, hey, this one's good, my phone's good, don't always ask me for the second password. At that point, what it'll do is it'll pop up on my phone and it'll say, hey, are you trying to access your email? If you are, we've put a number on the screen. We've given you 3 possibilities here. Pick the number and we'll know that it's you accessing your email. Folks, I highly suggest you do that on everything that offers it. Because here's the thing, if somebody gets your username and password because you've used some silly username, they're going to be able to get to your data. But suddenly, if they have to have this second authentication that's coming to your phone and your phone alone, they now not only need to know something you are, your username and a password, but they also need to have something you have. And giving up your phone is probably not something anybody's going to do. So, here's where things have gone wrong and we need to figure it out, and that's in digital forensics. If you've ever watched any of those CSI forensics shows, you know how this works in the physical world. This is in the digital world. We'll discover, collect, and analyze the evidence found on computers and networks. This might be actually watching a hacker hack into the system. So law enforcement, criminal prosecutions, military intelligence, insurance agencies, information security departments, so they actually sell insurance where you can protect yourself against your network being hacked, and if it does, they have experts that'll come in and try to figure out who it was, and at minimum, what was hacked. So one of the things we learn in cybersecurity is the worst thing you can do when you notice you're being hacked is lock the hacker out, turn off the computer. The hacker's going to know they got discovered, and you're not going to be able to see where they were going. So if we know a hacker's in there, the law enforcement, the FBI will sometimes encourage you not to shut the hacker out so that they can come and see where the hacker's going and see if the hacker's gotten to the data
अच्छा देखें, इसका सोल्यूशन जो है उन्होंने नहीं बताया है। सोल्यूशन इसका बहुत सिंपल सा है कि अगर आप जो है, अगर आपकी वेबसाइट हैक हो गई है तो आप सबसे पहले क्या करें कि अपना इंटरनेट कनेक्शन जो है बंद कर दें। इंटरनेट कनेक्शन बंद करने के बाद आप क्या करें कि अपनी जो डेटा बेस है उसको सिक्योरली सेफली जो है उसको शट डाउन करें। और शट डाउन करने के बाद जो आपका सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें कोई ना कोई एंटीवायरस इंस्टॉल हुआ होगा। तो आपके पास जो है डेफिनेटली आप उसको स्कैन पे लगा दें। और स्कैन पे लगाने के बाद वो क्या करेगा कि आपके पास जो है जिस एंगल से, जहाँ से जो है वायरस आया हुआ होगा, उस वायरस को डिटेक्ट करने के बाद उसको डिलीट कर देगा। अपना नया पासवर्ड लगाएं आप उसके अंदर। जो पासवर्ड है आपका एडमिन का, जो पासवर्ड है वेबसाइट का, जो पासवर्ड है उसका सारे पासवर्ड को आप चेंज कर दीजिए और फिर अपनी वेबसाइट को लाइव कर दीजिए। बाद लोगों के बहुत सारे अटैक आ रहे होते हैं तो उन्होंने मिररिंग की हुई होती है। तो एक को वो जैसे अपनी जो वेबसाइट है उसको मिरर करते हैं दूसरी जगह पे, और ये वाली वेबसाइट को बंद कर देते हैं। यानी कि एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट को क्या है कि उन्होंने मिरर कर दिया दूसरे सर्वर के ऊपर, और आपके पास जो सर्वर 2 है उसको उन्होंने लाइव कर दिया, और सर्वर 1 को उन्होंने क्या कर दिया, इंटरनेट से इसको डिस्कनेक्ट कर दिया और उसको एंटीवायरस के थ्रू स्कैन करवा लिया, और पासवर्ड चेंज करने के बाद उसको बाद में लाइव कर दिया, सर्वर 2 को बंद कर दिया। ये लॉजिक होती है इसको रिस्टोर करने की। अच्छा, और टॉपिक देख रहे हैं जो हमारे बच गए हैं, और मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा देख लूँ। ये टॉपिक्स हैं, इसमें सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी गई हैं। अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर सारी चीज़ें आपको बता दी हैं लेक्चर के अंदर। तकरीबन कंप्लीट लेक्चर वीक 10 वाला कंप्लीट है तकरीबन। अच्छा, उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हेल्थ, एक्सेस, एनवायरमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, डेटाबेस सिस्टम, ये भी मैंने लेक्चर जो है इसमें मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है। और Hello students, Eric Magidson here. So let's talk about Chapter 3, Computers and Mobile Devices. Now I'm going to break this lecture up to multiple videos so that you can consume them in small buffer thins if we want to, or we get the price down server as the best, so something to consider. Virtualization, data centers versus just database, etc. Movie, swipe my card. अच्छा मैं ऐसा करूँगा, इसके अंदर जो एथिक्स वाला सेक्शन है वो उसको मैं ऑलरेडी वीडियो इसको मैं डाल दूँगा इसके अंदर। तो हम आज के लिए तो हम इतना ही रखते हैं, और इसको रखने के बाद जो है मैं तमाम चीज़ें आपके लिए कर देता हूँ। एथिक्स वाला सेक्शन जो हम नेक्स्ट में करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।